अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। अगर कोई आप मुझे राय देना चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आज की जो मूवी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो है ब्लडशॉट 2020। मूवी की शुरुआत में हमें एक फ़ौजी दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है और वो एक ऑपरेशन पे होता है। एक किडनैप्ड बंदे को छुड़ाने जाता है जो कि टेररिस्ट के अंडर होता है। तो शुरू में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर टेररिस्ट ने उस आदमी को रखा होता है। तो एक टेररिस्ट जो होता है वो बचा होता है और वो उस आदमी के ऊपर गन ताने खड़ा होता है और रे को कह रहा होता है कि तुम अपनी गन फेंक दो। तो रे इतने में उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो टेररिस्ट कहता है मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए और वो मुझे मंगवा दो। तो रे कहता है चलो ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास टेलीफोन है, मुझे फ़ोन करना है। वो टेररिस्ट उससे ये कहता है कि ये साइड में टेलीफोन पड़ा हुआ है। तो रे उससे चालाकी का मुजाहरा करते हुए पूछता है कि कहाँ पड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो बंदूक का इशारा करके उस टेलीफोन की बात करता है तो रे उसे इतने में रिवॉल्वर से शूट कर देता है। तो वहाँ से सीन कट होके एक एयरबेस पे जाता है जहाँ पर रे वापस आ रहा होता है उस मिशन से। वहाँ पर रे की बीवी भी होती है गीना, वो उससे मिलता है और फिर वहाँ से भी सीन कट होता है और फिर वो इटली में पिकनिक मना रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो सोने के बाद जैसे ही सुबह को उठते हैं तो वहाँ पर उसको कीना की एक पर्ची मिलती है जिस पे लिखा होता है मैं नाश्ता बना रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आती हूँ। तो रे जैसे ही उठता है वो हाथ मुंह धोने जाता है। वो हाथ मुंह अभी धो ही रहा होता है कि उसे आईने में बंदे दिखाई देते हैं। तो वो जल्दी से अलर्ट होता है, उनके बीच में फाइट होने लगती है। वो उन सब बंदों को मार के जैसे ही दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है तो अचानक से एक बंदा उसके पैरों में गिर जाता है। रे उस बंदे को छोड़ के जैसे ही आगे जा रहा होता है तो उसकी आंखें धुंधला रही होती हैं। तो वो थोड़ी देर बाद ही गिर जाता है। तो रे को बाद में पता चलता है कि वो उसी बंदे ने उसको एक नशे का इंजेक्शन दिया था। थोड़ी देर बाद जब रे को होश आता है तो उसके सामने कई बंदे खड़े होते हैं। रे के हाथ पैर बंधे होते हैं, वो एक कुर्सी पे बैठा होता है। इतनी ही देर में वही बंदा उसके सामने आता है नाचते हुए और वो बंदा उसे अपना नाम मार्टिन एक्स बताता है। तो रे से पूछने लगता है कि तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो रे कहता है मुझे सिर्फ ऑर्डर्स मिले थे, मुझे उससे आगे कुछ नहीं पता था। इतने में मार्टिन एक्स क्या करता है कि रे की बीवी को लाने को कहता है। जब रे अपनी बीवी को अपने सामने देखता है तो उसकी हवा ज़रा टाइट हो जाती है। मार्टिन एक्स क्या करता है, उसकी बीवी को मारने लगता है। तो रे बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि मुझे जब कुछ पता ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो इतने में मार्टिन एक्स रुक जाता है और उसकी बीवी को छोड़ देता है। लेकिन इतने में मार्टिन गिना के पास आके कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड झूठा है और गिना को मार देता है रे की आंखों के सामने ही। तो रे उसमें बहुत ही चिल्लाता है, उसको बहुत ही दर्द होता है उसकी अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर। तो रे मार्टिन को कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा वजूद तक मिटा दूंगा। तो मार्टिन कहता है कि अच्छा हुआ कि तूने मुझे पहले ही बता दिया और मार्टिन उसे भी शूट कर देता है, यानी कि रे को भी शूट कर देता है। तो इसका मतलब रे मर जाता है। तो इतने में रे की आंखें खुलती हैं एक बहुत ही एडवांस्ड लेबोरेटरी में। तो रे को वहाँ पर भी चक्कर आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक और लड़की उसको कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन इतने में रे फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन जब रे को थोड़ी देर बाद होश आता है तो रे उस लड़की को और एक और नए आदमी को देखता है जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं और उसे कहते हैं, वो आदमी कह रहा होता है कि ये तो चमत्कार हो गया, तुम सही ठीक ठाक हो और तुम्हारी आंखें भी सही हैं। उस आदमी का नाम डॉक्टर एमिल होता है। वो बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट होता है, बहुत ही बड़ा जीनियस होता है जो कि एक यूएस बेस्ड लेबोरेटरी चला रहा होता है जिसमें बहुत ही एडवांस्ड रिसर्च की जाती है। उस लेबोरेटरी में बहुत ही सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं, यानी कि एक सोल्जर को कैसे एडवांस से एडवांस तरीन बनाया जाता है। डॉक्टर एमिल रे को बताता है क्या तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आर्मी नंबर क्या है, तुम कौन हो। तो रे उससे इतने में पूछने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा नाम क्या है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि हाँ बताओ फिर तेरा नाम क्या है। तो रे बताने की कोशिश करता है लेकिन बता नहीं पाता, वो सब भूल चुका होता है। तो डॉक्टर एमिल उसे लेके अपनी लेबोरेटरी का विजिट करा रहा होता है। तब डॉक्टर एमिल उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी हमें यूएस मिलिट्री से डोनेट की गई थी। तो इतने में रे हंसने लगता है, मेरी बॉडी, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो इतने में डॉक्टर एमिल उसे बताता है कि तुम मर चुके हो, तुम्हें हमने टेक्नोलॉजी की मदद से फिर से ज़िंदा किया है और तुम अब हमारी अमानत हो। डॉक्टर एमिल रे को सारी बातें भी बता रहा होते हैं और अपनी
इस लेबोरेटरी का विजिट भी करा रहा होता है। तब डॉक्टर एमिल रे को कहता है ज़रा अपना हाथ देना। जैसे ही रे उसे अपना हाथ देता है तो डॉक्टर एमिल उसे कट कर देता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर एमिल उसे कट करता है तो उसके हाथ जल्दी से फिर से जुड़ने लगता है। तो डॉक्टर एमिल उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर अब नैनोबॉट्स हैं जो कि तुम्हारा खून है। तो डॉक्टर एमिल रे को बताता है कि तुम्हारे अंदर करोड़ों नैनोबॉट्स हैं जो कि तुम्हारा खून है। जब तुम्हें कोई जख्म लगेगा या कोई ऐसा टिश्यू कोई डैमेज होगा तो ये नैनोबॉट्स जल्दी से वहां आएंगे और तुम्हारे उस टिश्यू को ठीक करने लगेंगे, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करने लगेंगे। तो डॉक्टर एमिल रे को दो बंदों से मिलाता है जो कि उसी कमरे में खड़े थे, जिनमें से एक जिमी होता है जिसने एक बॉम्ब हमले में अपनी दोनों टांगें खोई थी। उसको अभी दो रोबोटिक टांगें बहुत ही मजबूत और बहुत ही तेज लगाई गई थी। और दूसरा होता है मार्कस, जिसने इराक में अपनी दोनों आंखें एक बम धमाके में खोई थी। तो डॉक्टर एमिल उसे भी रोबोटिक आंखें लगा देते हैं जिससे वो सब कुछ देख सकता है, यानी कि सब कुछ। तीसरी वो लड़की जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, उसका नाम केटी होता है। वो भी एक मरीन सोल्जर होती है। उसने भी एक धमाके में अपनी सांस की नली जो होती है जिससे सांस लिया जाता है वो खो दी थी। तो वो पहले सांस नहीं ले पा रही होती थी, लेकिन उसको रोबोटिक चैम्बर दिया जाता है तो वो अब रोबोटिक तरीके से सांस लेती थी। और फिर डॉक्टर एमिल भी उसे खुद बताता है कि उसने भी एक बम धमाके में अपना एक बाजू खोया था और वो उसको अपना बाजू खोल के दिखाता है। वो भी एक रोबोटिक आर्म होता है और वो बहुत ही पावरफुल होता है। फिर रे को आराम करने के लिए एक कमरा दिया जाता है जिसमें सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करने के सारे इक्विपमेंट्स। वहाँ पर एक सैंड बैग भी भरा होता है। तो रे क्या करता है, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। उस सैंड बैग को एक ही पंच मारता है और उसमें से सैंड निकाल देता है, यानी कि उसका पंच इतना पावरफुल होता है। तो रे क्या करता है कि सामने एक सीमेंट के कॉलम पे पंचेस मारने शुरू करता है। जैसे वो एक पंच मारता है तो इससे उस कॉलम में बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं और पूरा कमरा हिल रहा होता है। इसी तरह रे को जब अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाता है तो आराम करता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि रे केटी के साथ चिल कर रहा होता है, यानी कि थोड़ा सा चिल टाइम। तो केटी उसके सामने शराब की बहुत ज़्यादा बोतल्स ला के रख देती है और उसे कहती है कि तुम अपनी पसंद का फैसला तुम खुद करो। तो रे उनमें से एक उठा के जैसे उसका एक घूंट लगाता है तो उसके दिमाग के फ्लैशबैक में उसकी सारी पिछली ज़िंदगी की मेमोरी ताज़ा होने लगती हैं, यानी कि उसको अपनी बीवी के बारे में पता चलता है और उसको उसके मारने वाले के बारे में पता चलता है। तो रे उसी वक्त वहाँ से एक गाड़ी लेके निकल पड़ता है उस बंदे को मारने के लिए। तो डॉक्टर एमिल उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो रे उससे पूछता है तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो। तो डॉक्टर एमिल बताता है तुम्हारे अंदर जो नैनोबॉट्स लगे हुए हैं मैं उनके ज़रिए तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और हाँ, मैं आपको रे के बारे में एक और बात भी बताता चलूँ कि रे अब उन नैनोबॉट्स की मदद से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो कुछ भी हैक कर सकता था। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सुपर पावर आ गई थी, यानी कि वो किसी चीज़ को भी हैक कर सकता था, किसी चीज़ को भी चला सकता था, चाहे वो कुछ भी हो। तो रे वहाँ से क्या करता है कि जल्दी से एक एरोप्लेन ढूंढता है और उस एरोप्लेन में बैठ जाता है। तो डॉक्टर एमिल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एरोप्लेन चलाना आता है। तो रे उसे कहता है तुम देखते जाओ। इधर डॉक्टर एमिल उस नैनोबॉट्स की मदद से देख रहा होता है कि उसने एरोप्लेन का मैनुअल हैक कर लिया है, यानी कि एरोप्लेन को चलाना सीख गया है वो। और थोड़ी ही देर बाद रे सिस्टम को हैक करके उन दुश्मनों का पता लगा लेता है जो कि 5 गाड़ियों में कहीं जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो 5 गाड़ियां एक टनल में जाती हैं तो टनल के पीछे से लाइट्स बंद होती जाती हैं। इतने में उन 5 गाड़ियों के सामने एक बहुत ही बड़ा कंटेनर आ जाता है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही वो रुकती हैं तो उनके सामने रे आता है, उन सबको धो डालता है और उस मार्टिन एक्स को भी मार देता है। उन सबको मारने के बाद रे की एनर्जी खत्म होने लगती है, यानी कि उन नैनोबॉट्स को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती। तो केटी, जिमी और मार्कस रे को लेने जाते हैं और उसको लेके वापस आते हैं। जब वो लेबोरेटरी में होते हैं तो रे को उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल किया होता है, यानी कि एक बेड पे सुलाया होता है और उसके सारे कंट्रोल्स उससे छीन लिए होते हैं। यानी डॉक्टर एमिल क्या करता है कि रे के पूरे दिमाग को फिर से रिप्रोग्राम करता है और उसकी बीवी की मरने की जो फुटेजेस होती हैं उसमें जो मार्टिन एक्स उसकी बीवी को मार रहा होता है तो उसके चेहरे की जगह पे डॉक्टर एमिल अपने दुश्मनों के चेहरे लगाता जाता है, उन्हें ख़त्म करवाता जाता है। तो ये बात केटी को ज़रा अच्छी नहीं लगती क्योंकि डॉक्टर एमिल ने रे को एक चलते फिरते वेपन में चेंज कर दिया होता है। उसने रे को अपने कंट्रोल में लाया होता है और जब चाहे जिसे चाहे मरवा देता है, यानी कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म कर रहा था ताकि वो जो उन्होंने एक डेड इंसान को यानी कि रे को उन्होंने ज़िंदा किया है कि और उसे इतना बेहतर बनाया है कि ताकि वो उस टेक्नोलॉजी को बाकी ज़्यादा पैसों से ज़्यादा मुल्कों में बेच सकें ताकि वो अकेले ही इस इन्वेंशन के मालिक बन जाए। तो जैसे ही रे निक बेरिस की जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो खुद बैठा होता है तो वहाँ के गार्ड से रे को 4 गोलियां मार देते हैं और रे वहाँ पे गिर जाता है, यानी कि वो एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब एक हिसाब से
जैसे ही वो गार्ड्स उसे उस जगह के अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि उस जगह में एंटर होना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए रे ये पैंतरा आजमाता है। तो जैसे ही वो गार्ड्स उसे अंदर ले जाते हैं तो वो उन सब गार्ड्स को मार के उस निक बेरिस को भी ख़त्म कर देता है। तो निक बेरिस के पास भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस होता है। निक बेरिस का जो साइंटिस्ट होता है वो उसके पास EMP होता है, इलेक्ट्रोमोटिव पल्स, यानी कि EMP हथियार एक ऐसा हथियार होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बंद हो जाती है जिस उस हथियार को ऑन करते ही। तो वो जीनियस क्या करता है, उसी तरह से रे को खामोश कर देता है, रे को बंद कर देता है। और थोड़ी देर बाद रे को क्या करता है कि वो जगाता है और रे को बताता है। रे जो जानता है वो रियलिटी नहीं, रियलिटी उससे बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ। तो रे क्या करता है, उसे अपनी ब्लड सैंपल यानी कि वो नैनोबॉट से वो टेक्नोलॉजी अपने खून, मतलब अपना खून होता है ना रे का, वो निकाल के गिलास में डाल के उस साइंटिस्ट के हवाले कर देता है कि तुम इस पे रिसर्च करो और इसे हैक करो। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट उन चीज़ों को समझता है और रे वहाँ से चला जाता है। वहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि रे अपनी बीवी से मिलने गया होता है, यानी कि उसकी बीवी जिंदा होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। तो वो अपनी बीवी से पूछता है कि उसको कितना टाइम हो गया है, तो वो कहती है 5 साल। तो इसका मतलब रे को उन्होंने 5 साल तक कैद किया हुआ था एक हिसाब से मेंटली। और तभी डॉक्टर एमिल जिमी और मार्कस को भेजता है कि वो रे को ले आएँ, और वो बहुत ही घमासान फाइट के बाद उसे ऑफलाइन कर देते हैं और शट डाउन कर देते हैं। वो जब रे को ले आते हैं तो वो उसी कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए उसे रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं कि वो उसे भी मार दे, क्योंकि उसे केटी मारने में नाकाम हो गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर केटी ने एक चालाकी की थी, उस साइंटिस्ट को उसने अगवा करके उसी बिल्डिंग की पार्किंग में उसे एक वैन दी थी जो फुल्ली कंप्यूटर इक्विप्ड थी। तो वो कंप्यूटर साइंटिस्ट भी मतलब उसी बिल्डिंग में था। केटी कहती है क्या फिर से तुम रे को मारने के लिए भेजोगे? वो डॉक्टर एमिल कहते हैं हाँ फिर से, अगर ये तुम काम करती तो मैं रे को नहीं भेजता। फिर से वो रे को रीप्रोग्राम करने लगते हैं। तो केटी क्या करती है कि वहाँ से निकल के जल्दी से रे के सिस्टम में घुस जाती है और रे को बताती है कि तुम ये गलत कर रहे हो और ये सच नहीं है। केटी क्या करती है कि वहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल से वहाँ के सारे सिस्टम को ऑफलाइन कर देती है। तो जैसे ही वो उस सिस्टम को ऑफलाइन करती है तो नीचे उसे कंप्यूटर साइंटिस्ट को पता चलता है कि अब सीन ऑन है, मतलब अब वो सारा काम कर सकता है। तो फिर वो काम करने शुरू करता है और रे को जगा देता है। जैसे ही वो रे को जगा देता है तो जिमी और मार्कस के साथ उसकी घमासान वो एलिवेटर वाली लड़ाई होती है, जो एलिवेटर वाला सीन है। तो उसमें मतलब बहुत ही अच्छी खासी लड़ाई होती है, जिसमें जिमी क्या करता है कि मार्कस की कोई हेल्प नहीं करता और इस तरह से मार्कस बेचारा गिर जाता है। वो भी रे को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जिमी जान से ही मार देता है। और वहाँ से ऊपर से गिरने से भी रे को कुछ नहीं हुआ होता है। रे के सीने में हीट चमक रही होती है जो कि उन नैनाइट्स की वजह से पैदा हुई होती है, मतलब नैनाइट्स ओवरलोड हो गए थे, अब उनमें चार्ज भी खत्म हो रही थी। तो नीचे से फिर एमिल किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, वो वहीं पर रुककर 2 ग्रेनेड्स मारता है रे को। पहला ग्रेनेड जैसे ही रे को लगता है तो रे के सारे नैनाइट्स बिखर जाते हैं और फिर जब वो बनने शुरू होते हैं तो डॉक्टर एमिल उससे दूसरा भी मारता है। जैसे ही वो दूसरा मरता है तो नैनाइट्स की मदद से रे उस ग्रेनेड को रोक लेता है और उसे हाथ में छुपा लेता है। तो डॉक्टर एमिल उसे कहता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म, तुम्हारे नैनाइट्स की चार्ज नहीं है। तो रे कहता है मुझे अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं, और वो उसे ग्रेनेड दिखाते हैं और उस ग्रेनेड को जैसे ही ज़मीन पे छोड़ता है तो वो बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रे जिंदा है और उसे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जिंदा किया है, और फिर वो केटी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन आपको? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो भाई बुरा लगता है, क्योंकि भाई मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती।